अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू द लॉ विट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। अपनी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की आज की वीडियो हम इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सी को डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले ये देखें कि इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सी क्या है और इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत होती है हमें। सेकेंडली वी विल सी के यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन 1982 उसको हम जो है ब्रीफली डिस्कस करेंगे, वो किन चीज़ों को रेगुलेट करती है। थर्डली जो है हम देखें कि समुद्री हदूद के ऊपर, सीज़ एंड ओशंस के ऊपर जो है हमारी बाउंड्रीज़ कौन कौन सी होती हैं और उनका तयन जो है वो किस तरीके से किया जाता है अंडर 1982 लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन। तो चलिए अपनी वीडियो की स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ द सी इज़ वन ऑफ द रिजाइम्स ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सी को पढ़ने का हमारे पास मकसद ये होता है कि हमारी कुरे ज़मीन का 70% एरिया जो है वो पानी पर मुश्तमिल है। हम अपने जो है लैंड से रिलेटेड लॉज तो पढ़ते रहते हैं, वहाँ पर हम किस तरीके से लोगों के बिहेवियर को जो है रेगुलेट करेंगे, अगर जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको किस तरीके से रेगुलेट करेंगे, अगर नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे लैंड से मिलते हैं तो हम उनको किस तरीके से रेगुलेट करेंगे। सिमिलरली जब हमने अपनी जुरिसडिक्शन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था तो उसमें हमने देखा था कि जुरिसडिक्शन आपकी होती है 3 डायमेंशनल। सबसे पहले आपकी जो एक लैंड एरिया होता है, सेकेंडली आपकी उस लैंड के ऊपर अबव जो एयर स्पेस होता है वो भी एक स्टेट की जुरिसडिक्शन होती है। थर्डली एक हद तक जो है समंदरी हदूद भी एक स्टेट की जुरिसडिक्शन के अंदर आ रहे होते हैं। तो ये 3 किस्म की जुरिसडिक्शन होती हैं। हम अक्सर बेशतर जो है वो लैंड जुरिसडिक्शन तो पढ़ते रहते हैं, एयर जुरिसडिक्शन और जो है समंदरी हदूद इनके बारे में बहुत रेयरली डिस्कस किया जाता है। लेकिन एक चीज़ जो है अपने जहन में रखें कि लॉ ऑफ द सी या समंदर से रिलेटेड जो कानून है उसकी बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे पास। उसकी वजह यह है कि अक्सर जो एक इलाके से दूसरे इलाके तक सफ़र किया जाता है, ठीक है, वो समंदर के ज़रिए किया जाता है। कमर्शियल एक्टिविटी समंदर के ज़रिए जो है कैरी आउट की जाती हैं। और उसके अलावा जो है समंदरी जो इलाका जात हैं वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से बड़े रिच हैं। इनमें मादनियात के ज़खायर बहुत ज़्यादा हमें मिलते हैं, जिनमें ऑयल गैस हो गया और उसके अलावा जो दूसरे ज़खायर होते हैं हीरे जवाहरात वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है समंदर में से हमें दरियाफ्त होती हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम जो है इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सी को भी जो है टच करें। तो इन शॉर्ट वी कैन से इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सी एम्स टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, प्रोडक्टिविटी एंड पीसफुल रिलेशन ऑन द सीज़ और ओशंस। अब हम ये देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सी को कौन सा कानून जो है रेगुलेट करता है। सब तकरीबन इंटरनेशनल लॉज की तरह इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सी की भी वो सेम सोर्सेज होती हैं, जिसमें आपकी ट्रीटीज़, कन्वेंशन आ जाती हैं, कस्टम्स आ जाती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं। लेकिन जो है इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सी का जो एक बड़ा एरिया है, और वी कैन से कि इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सी को कन्फाइन कर दिया गया है कन्वेंशन के अंदर, जिसको हम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज़ 1982 के नाम से जानते हैं, और इसको जो है 1982 लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सी, के समंदर का जो है आइन के नाम से जो है इसको जाना जाता है। वैसे तो ये जो कन्वेंशन है इसको अडॉप्ट किया गया था 1982 में, लेकिन चूँकि कुछ कन्वेंशन हमारे पास ऐसी होती हैं जिसमें एक प्रोविज़न ये रखा जाता है कि जब एक रिक्विज़ाइट नंबर ऑफ़ स्टेट जो है उसको रेटिफाई कर लेंगी तब वो कन्वेंशन जाकर जो है इनफोर्स होगी या इट विल कम इनटू फोर्स। तो हमारी जो 1982 लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन है ये भी बिल्कुल उसी तरीके से इसकी अडॉप्शन जो है वो तो 1982 में हो गई थी, लेकिन चूंकि रिक्विज़ाइट नंबर ऑफ़ स्टेट्स ने इसको रेटिफाई करना था, इस वजह से जो है इसकी इन्फोर्समेंट 1994 में हुई थी। ये कन्वेंशन हमें जो है बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये बताती है कि लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो ओशंस एंड समंदर पर, सीज़ पर जो है किस तरीके से मेंटेन रखा जाएगा, और वहाँ पर जो मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन वगैरह होती है वो किस तरीके से हम जो है कर सकते हैं। स्टेट्स के दरमियान में इन शॉर्ट किस तरीके से रेगुलेट होगा, कौन सी स्टेट का हक होगा, किसका नहीं होगा, कहाँ पर रीजनल कोऑपरेशन होगी, कहाँ पर जो है स्टेट्स की जुरिसडिक्शन नहीं होगी, ये सारा कुछ जो है हमें इस कन्वेंशन के अंदर देखने को मिलता है। इस कन्वेंशन में कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जिनको डिटेल एंड प्रिसाइज तरीके से बता दिया गया है, जिनमें आपका इनोसेंट पासेज किस तरीके से होगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है उसको किस तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा, जो कि हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका डिटेल एंड जो प्रिसाइज प्रोसीजर है वो इस कन्वेंशन के अंदर बता दिया गया। लेकिन कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जिनका सिर्फ एक फ्रेमवर्क दे दिया गया है इस कन्वेंशन के अंदर, बाकी छोड़ दिए गए स्टेट्स के ऊपर कि वो अपनी बायलेटरल या दूसरी कन्वेंशन के ट्रीटीज़ के ज़रिए जो है अपने सर्टेन रूल्स वगैरह डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि शिपिंग किस तरीके से होगी, और इसके अलावा पॉल्यूशन जो है वो उसको किस तरीके से प्रिवेंट किया जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ सीज़ एंड ओशंस, और उसके अलावा जो आपकी फ़िशिंग वगैरह की रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं उनको प्रिजर्व और जो है किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा।
इनके सिर्फ फ्रेमवर्क जो है इस कन्वेंशन के अंदर दे दिए गए हैं, बाकी डिटेल प्रोसीजर जो है इट इज़ लेफ्ट फॉर द स्टेट्स के वो अपनी जो है ट्रीटीज़ के ज़रिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस के ज़रिए जो है उनका तयन करे। इस ट्रीटी के अंदर जो है एक अथॉरिटी जो है इस्टेब्लिश की गई जिसको इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है। इस अथॉरिटी के जो है फिर फर्दर कुछ ऑर्गन्स हैं जिसमें हमारे पास आ जाती है, एक असम्बली आ जाती है। उस असम्बली में जो है जितनी भी स्टेट मेंबर्स हैं जिन्होंने इस ट्रीटी को, कन्वेंशन को रेटिफाई किया हुआ है, वो सारी स्टेट जो है उसकी मेंबर्स होती हैं और जो भी डिसीजंस होते हैं कलेक्टिवली लेने वाले वो जो है इस असम्बली में जो है एक प्रॉपर तरीके से लिए जाते हैं। इस असेंबली के अंदर जितनी मेंबर स्टेट्स हैं, हर स्टेट के पास जो है एक वोट का राइट होता है, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से हमारे पास यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली या दूसरी जनरल असेंबलीज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की होती हैं। सेकेंडली जो है इंटरनेशनल लॉ सी बेड अथॉरिटी का एक और ऑर्गन होता है जिसको द काउंसिल के नाम से जाना जाता है। ये काउंसिल क्या होता है, ये एक एग्जेक्टिव बॉडी है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी की, जो कि मुश्तमिल होती है 36 मेंबर स्टेट्स पर। ये मेंबर स्टेट्स जो हैं 4 साल की मुद्दत के लिए इलेक्ट किए जाते हैं बाय द असेंबली ऑफ इंटरनेशनल लॉ सी बेड अथॉरिटी। फिर हमारे पास एक सेक्रेटेरिएट होता है। सेक्रेटेरिएट को वो कंसिस्ट होता है अपॉन अ सेक्रेटरी जनरल और उसका दूसरा स्टाफ भी उसके साथ होता है। सेक्रेटरी जनरल का सेम टेन्यूर होता है, 4 साल के लिए उसको अपॉइंट किया जाता है, डेट इज़ रिन्यूएबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इसका काम ये होता है कि इसने जो डे टू डे जो बिज़नेस अफेयर्स होते हैं इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के, उनको देखना होता है। फिर जो है इंटरनेशनल लॉ सी बेड अथॉरिटी के अंदर एक और इंटरप्राइज़ का जो है क्याम अमल में लाया गया है। इसका ये एक किस्म की कॉरपोरेशन बॉडी होती है, एक लीगल एंटिटी होती है जिसका काम ये होता है कि वो वाले इलाका जात जहाँ पर एक नेशनल जुरिसडिक्शन नहीं होती, वहाँ पर अगर मिनरल्स की या फ़िश वगैरह की एक्सप्लोरेशन वगैरह करनी है तो उसको किस तरीके से डील किया जाएगा, ये सारे मामला जो है ये इंटरप्राइज़ जो है देख रही होती है। फिर उन मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, उनको प्रोसेस करना या फिर जो है उनको उनकी मार्केटिंग वगैरह करना, उनको डिस्ट्रीब्यूशन उनकी करना, उनको डील वगैरह करना, सारा कुछ जो है ये इंटरप्राइज़ हमारे पास देख रही होती है। इंटरनेशनल लॉ सी बेड अथॉरिटी के अंदर एक ट्राइब्यूनल का क्याम भी अमल में लाया गया है। अगर स्टेट जो हैं वो नेगोशिएशंस के ज़रिए अपने मामलात या फिर अगर उन्होंने किसी और स्पेशल ट्रीटी के अंदर कुछ एक अलग से मैकेनिज़्म जो है बनाया हुआ था उसके ज़रिए अपने मामलात नहीं देख पाते तो अपने डिस्प्यूट जो है वो रेफ़र कर सकते हैं टू दी ट्राइब्यूनल, जिसको यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल लॉ ट्राइब्यूनल फॉर द सी के नाम से जाना जाता है। और या तो इसके तरफ जो है मामलात रेफ़र कर सकते हैं या फिर इसके अलावा अगर यहाँ से भी मामलात हल नहीं होते तो फिर जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अप्रोच किया जा सकता है। अब हम ये देखते हैं कि समुद्री हदूद के ऊपर टेरिटरीज़ का तयन किस तरीके से किया जाता है। इसमें जो है हम 2 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हम पहले ये देखें कि बाउंड्रीज़ को जो है सी और ओशंस के ऊपर किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। सेकेंडली हम ये देखें कि हर स्पेसिफिक बाउंड्री के अंदर जो है क्या क्या राइट्स एक स्टेट को अवेलेबल होते हैं। इनमें शॉर्टली थोड़ा सा रिव्यू पहले ले लेते हैं हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे टेरिटोरियल सी, सेकेंडली हम देखेंगे कॉन्टिजियस जोन, थर्डली विल सी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। फिर जो है हम एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो कि बिलो दी सरफेस ऑफ वाटर होता है, एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और बियॉन्ड जो है इकोनॉमिक जोन और अपर स्पेस ऑफ जो है वाटर, जिसको सरफेस ऑफ वाटर जिसको हम जानते हैं हाई सीज़ के नाम से, जो कि बियॉन्ड इकोनॉमिक जोन होता है और अबव सरफेस ऑफ वाटर होता है। इन बाउंड्रीज़ का तयन जो है वो हम डायग्राम्स की मदद से करेंगे। उसके लिए हमें जो है स्क्रीन की तरफ जाना पड़ेगा। जी, तो ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिजियस जोन हमारे पास क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है बताई गई हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास होते हैं इंटरनल वाटर्स। इंटरनल वाटर्स जो है ये आपकी जो एक स्टेट, जिसको हम कोस्टल स्टेट करके एड्रेस करेंगे अपनी इस वीडियो में। कोस्टल स्टेट वो स्टेट होती है जो कि साहिल के साथ लग रही होती है, जिसके साथ ये समंदर जो है टच हो रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक हमारे पास कोस्टल स्टेट है, डेट इज़ पाकिस्तान। पाकिस्तान के यहाँ पर ये जो इंटरनल वाटर्स आ गए, ठीक है। इंटरनल वाटर्स तो उसकी अपनी टेरिटरी होती है, ठीक है। इंटरनल वाटर्स के बाद जब हमारे पास समुद्री हदूद स्टार्ट होती हैं वो हमारी टेरिटोरियल सी से स्टार्ट होती हैं, यहाँ से आपकी समुद्री हदूद स्टार्ट हो जाती हैं। तो सबसे पहले ये कि बेस लाइन से लेके जो साहिल का इलाका होता है, कोस्ट एरिया जो होता है, वहाँ से लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है आपकी ये टेरिटोरियल सी चलता है। टेरिटोरियल सी के अंदर यूनिक फ़ीचर ये है कि टेरिटोरियल सी बिल्कुल उसी तरीके से एक स्टेट की टेरिटरी होती है जिस तरीके से उसकी एक लैंड टेरिटरी होती है। कहने का मकसद ये है कि एक स्टेट जो है उसकी उस टेरिटोरियल सी से रिलेटेड जो कि 12 नॉटिकल माइल्स होता है फ्रॉम द कोस्ट, उस पर उसकी कंप्लीट और एब्सोल्यूट जो है ओनरशिप होती है। वो अपनी सॉवरेनिटी के राइट जो है उस पर इंजॉय करता है, ना सिर्फ समंदर की ऊपरली सतह पर बल्कि समंदर की निचली सतह और उसके साथ साथ उस 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर
ऊपर की सतह में जितना भी एयर स्पेस है टेरिटोरियल सी के एरिया में, वो सारा भी एक स्टेट की सॉवरेनिटी के अंदर फॉल करता है, उसकी एब्सोल्यूट ओनरशिप होती है। क्योंकि ये एक स्टेट की एब्सोल्यूट ओनरशिप होती है, तो इसमें जो दूसरी स्टेट हैं वो इंटरवीन नहीं कर सकती विदाउट प्रायर परमिशन। और अगर कोई स्टेट जो है वो आ भी जाती है कोस्टल स्टेट की टेरिटोरियल सी के अंदर, तो जो है जो कोस्टल स्टेट है उसके खिलाफ कोई भी नेसेसरी एक्शन जो है अंडर लॉ जो कि लेजिटिमेट होते हैं वो लेने की हकदार होती है। जब हमारा टेरिटोरियल सी ख़त्म होता है 12 नॉटिकल माइल्स के ऊपर, फिर हमारा जो है आगे कॉन्टिजियस जोन स्टार्ट हो जाता है। कॉन्टिजियस जोन जो है वो स्टार्ट होता है टेरिटोरियल सी के बाद आगे और 12 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है। और कोस्टल सी से इसका जो टोटल डिस्टेंस बनता है वो 24 नॉटिकल माइल्स बनता है, ठीक है। तो कॉन्टिजियस जोन और आपका जो टेरिटोरियल सी होता है उसमें फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि टेरिटोरियल सी में हमें एयर स्पेस के राइट्स भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन कॉन्टिजियस जोन में आपको एयर स्पेस के राइट्स जो है अवेलेबल नहीं होते। वहाँ पर जो स्टेट के जो राइट्स होते हैं एब्सोल्यूट ओनरशिप, वो सिर्फ वाटर की सरफेस और बिलो एरिया जो होता है एक वाटर का, वहाँ तक अवेलेबल होते हैं। इन दोनों में सिर्फ इतना फ़र्क होता है। फिर जहाँ पर हमारा कॉन्टिजियस जोन ख़त्म होता है 12 नॉटिकल माइल्स पर, वहाँ से आगे जो है फिर हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन स्टार्ट हो जाता है, जो कि साहिल से टोटल बनता है हमारा 200 नॉटिकल माइल्स। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है उसमें फिर स्टेट के जो राइट्स होते हैं वो सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं। उसके जो है एयर स्पेस के राइट्स अवेलेबल नहीं होते, सिर्फ सरफेस और सरफेस से निचली जो सतह है उससे रिलेटेड राइट्स जो है एक स्टेट के कोस्टल स्टेट के पास अवेलेबल होते हैं। उन राइट्स में क्या क्या वो हो सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैरी ऑन कर सकता है, जैसे कि कोई जो फ़िशिंग के जो राइट्स हैं वो उसके पास अवेलेबल होते हैं। लाइक फ़िशरीज़ को रेगुलेट करना, फ़िश की जो मतलब रिसोर्सेज होती हैं, मछलियाँ वगैरह, उनको किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करनी है, मिनरल्स वगैरह की दरियाफ्त वगैरह, जो कि ऑयल ड्रिल करना हो गया, दूसरे मिनरल्स जो कि सी बेड में अवेलेबल होते हैं एक स्टेट के पास, ये सी बेड एरिया हो गया, ठीक है। तो वो जो है एक स्टेट के पास अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा जो है स्टेट क्या कर सकती है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आर्टिफिशियल सीज़ वगैरह जो है वो इंस्टॉल कर सकती है, कंस्ट्रक्ट कर सकती है, ठीक है। लेकिन जो है इसमें चूँकि एब्सोल्यूट ओनरशिप नहीं होती, इस वजह से एयर स्पेस से रिलेटेड राइट्स जो है उसके पास अवेलेबल नहीं होते। और जो है फॉरेन स्टेट जो है वो भी इस इकोनॉमिक जोन में से इनोसेंट पासेज का उनके पास एक राइट अवेलेबल होता है। और एज़ फार एज दे डू नॉट इंटरवीन विद द इकोनॉमिक सोर्सेज और सिक्योरिटी ऑफ द कोस्टल स्टेट, तो उस हद तक जो है उनके पास एक राइट अवेलेबल होता है कि वो जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को इस्तेमाल करते हुए एक इनोसेंट पासेज का अपना राइट जो है इस्तेमाल करें। लेकिन अगर जो है वो इस चीज़ की वायलेशन करते हैं, वो एक स्टेट जो कोस्टल स्टेट के इकोनॉमिक जोन में आकर जो है इसकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज को या फिर इसकी सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी सूरत में सेल्फ डिफेंस के जो राइट्स अवेलेबल होते हैं कि स्टेट के पास अंडर इंटरनेशनल लॉ, वो कोस्टल स्टेट जो है एक्सरसाइज कर सकती है। फिर हमारे पास जो एक और चौथा एरिया स्टेट इंजॉय करती है जो कि टेरिटोरियल सी, कॉन्टिजियस जोन और एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नीचे होता है एक सी बेड की शक्ल में। जो शेल्फ बना हुआ है इसको हम शेल्फ कहते हैं, ये जो चीज़ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रेड पेन से, तो इसको जो है शेल्फ कहा जाता है या सी बेड के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ का नाम देते हैं, जो कि एक स्टेट जो कि एक सी बेड की शक्ल में स्लोप की सूरत में जो है जा रहा होता है, साहिल से स्टार्ट होता है ये और जो है आगे ऐसे एक्सटेंड होता है बिल्कुल नीचे। इसकी शेप जो है कुछ इस तरीके से होती है कि पहले जो है ये ग्रेजुअली ऐसे स्लोप नीचे जाती है, फिर बिल्कुल एक स्टीप स्लोप होती है, फिर उसके बाद जो है दोबारा ग्रेजुअल स्लोप जो है हमारी स्टार्ट हो जाती है। ये एक स्ट्रक्चर होता है हमारी कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही होती है सी बेड एज ए सी बेड। ये जो एरिया आपका होता है ये रिच इन मिनरल्स होता है, इसमें ऑयल, नेचुरल गैस हो गया, या उसके अलावा जो दूसरे मिनरल्स होते हैं, हीरे जवाहरात, या फिर सेडिमेंट्री एंड नॉन सेडिमेंट्री जो लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज होती हैं, वो इनमें जो है बहुत ज़्यादा रिच होती हैं। तो इस वजह से जो है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है इसका तयन करना स्टेट के लिए। इसकी डिटर्मिनेशन जो है उसके लिए हमारे पास दो फार्मूलाज एग्जिस्ट करते हैं, एक हमारे पास गार्डिनर फार्मूला होता है, दूसरा हमारे पास होता है हेडबर्ग फार्मूला। तो पहले हम जो है गार्डिनर फार्मूला को डिस्कस करते हैं एक दूसरी डायग्राम से, और फिर जो है हम हेडबर्ग फार्मूला को डिस्कस करेंगे। गार्डिनर फार्मूला को जो है दूसरा नाम वो आयरिश फार्मूला भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जियोग्राफिकल फ़ीचर्स के ज़रिए जो है एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ की लिमिटेशन, उसकी अख्ताम का, या उसकी हम कह सकते हैं कि लाइन ऑफ बाउंड्री का तयन किया जाता है। इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि सेडिमेंट्री जो रॉक्स होते हैं, ये आपके सेडिमेंट्स हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जो मिनरल्स वगैरह मिलकर एक्यूमुलेट होकर एक सॉइल टाइप का ना सी बेड के ऊपर बना देते हैं, इसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं।
तो वो वाला एरिया जहाँ पर जाकर इन सेडिमेंट्री रॉक्स की जो थिकनेस है वो 1% हो जाए, एटलीस्ट 1% हो जाए, तो उस एरिया पर जाकर जो है एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है और कहा जाता है कि यहाँ पर जो है कि स्टेट का कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो ख़त्म हो रहा है। एक ये हमारे पास कौन सा फार्मूला कहता है, ये हमारे पास गार्डनर फार्मूला के तहत इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ की हदूद का तयन किया जाता है। दूसरा जो हमारे पास फार्मूला इस्तेमाल होता है वो हमारे पास होता है हेडबर्ग फार्मूला। फिर सेकंड फार्मूला जिसकी मदद से कॉन्टिनेंटल शेल्फ का तयन किया जाता है उसको हम हेडबर्ग फार्मूला कहते हैं। हेडबर्ग फार्मूला जो है स्टेट्स को अलाउ करता है कि वो फुट ऑफ द स्लोप, ये फुट ऑफ द स्लोप होती है जहाँ पर जो है वो स्लोप एक स्टीप स्लोप होने के बाद दोबारा ग्रेजुअल शक्ल जो है तैयार करना स्टार्ट कर देती है, उसको हम फुट ऑफ स्लोप कहते हैं। वहाँ से लेकर एक स्टेट जो है बियॉन्ड 60 माइल्स और आगे तक जो है अपनी कॉन्टिनेंटल शेल्फ को ड्रॉ कर सकती हैं। ये हमारे पास हेडबर्ग फार्मूला अलाउ करता है। लेकिन हेडबर्ग फार्मूला के ऊपर जो है दो किस्म की लिमिटेशंस हैं कि ये इस एरिया के तयन में 60 माइल्स को जो है वो लिमिटेशन जो है उसका तयन करते हुए स्टेट जो है दो लिमिटेशंस का ख्याल रखेगी। उनमें पहली लिमिटेशन ये होती है कि अगर एक स्टेट चाहे तो बेस लाइन से लेके या आपकी कोस्ट या बेस लाइन जिसको हम कहते हैं यहाँ से लेके बियॉन्ड 50 माइल्स तक जो है अपनी एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ की लाइन जो है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। एक ये उनके पास तरीका होता है। सेकंड तरीका उनके पास ये होता है कि जहाँ पर एक स्टेट की जो 2500 आइसोबाथ डेप्थ हो, ठीक है, ये एक डेप्थ नापने का एक यूनिट होता है हमारे पास आइसोबाथ, जहाँ पर एक स्टेट जो है उसकी समुद्री हदूद में 25 आइसोबाथ जो है डेप्थ हो, वहाँ से बियॉन्ड 100 मीटर तक आगे जाकर वो अपनी कॉन्टिनेंटल शेल्फ की लाइन जो है ड्रा कर सकते हैं। ये दो किस्म की लिमिटेशंस होती हैं जो कि हमारी हेडबर्ग फार्मूला लगाता है। अगर जो है इन लिमिटेशंस के अंदर अंदर स्टेट रहती है तो वो सिंपली अपनी फुट ऑफ द स्लोप से आगे 60 माइल बियॉन्ड जो है अपनी कॉन्टिनेंटल शेल्फ को ड्रॉ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है हमारे पास जब एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो हमने देखा कि ये जो बियॉन्ड बिल्कुल बिलो द एरिया ऑफ वाटर जो है एक स्लोप जा रही होती है सी बेड की शक्ल में, उसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। लेकिन इसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद वाला जो अपर सरफेस ऑफ वाटर होती है उसको, और जहाँ पर आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ ख़त्म हो जाती है यहाँ पर आकर, जहाँ पर उसकी लिमिटेशंस है, ये सारा एरिया जो है अबव द सरफेस ऑफ वाटर, और जो है मतलब ये सी बेड से ऊपर जितना भी ये वाटर का एरिया है ये, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ से आगे इवन आपकी नीचे वाली सरफेस भी, ये सारी आपकी जो है हाई सीज़ के अंदर आ जाती है। इसको हाई सीज़ का एरिया कहा जाता है। हमारी कॉन्टिनेंटल शेल्फ से रिलेटेड जो एक स्टेट को राइट्स अवेलेबल होते हैं वो राइट्स इस किस्म के होते हैं कि सिर्फ नॉन लिविंग जो रिसोर्सेज होती हैं जिनको मिनरल्स के नाम से जानते हैं उन तक एक्सटेंड करते हैं, और उसके साथ साथ जो सेडेंटरी लिविंग रिसोर्सेज होती हैं, सेडेंटरी लिविंग रिसोर्सेज वो वाली रिसोर्सेज होती हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपनी हार्वेस्टेबल स्टेज में, कि जब जो है उनको हार्वेस्ट किया जाए उस स्टेज में आकर वो उनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर पाते, मूव नहीं कर पाते, और उनका जो फिज़िकल कांटेक्ट होता है वो मेंटेन रहता है। नीचे जो सब सॉइल होती है, ये सारा एरिया सब सॉइल या सी बेड होती है, इसके साथ मेंटेन रहता है। जैसे कि आपकी सेल फिशेज़ वगैरह होती हैं, ठीक है, तो सेल फिशेज़ जैसे होती हैं इनको हम जो है सेडेंटरी लिविंग रिसोर्सेज कहते हैं। तो एक अपनी जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है इस एरिया के अंदर एक स्टेट की नॉन लिविंग रिसोर्सेज जो कि मिनरल्स होते हैं, जैसे ऑयल हो गया, हीरे जवाहरात वगैरह हो गए, ठीक है, इनसे रिलेटेड राइट्स एक स्टेट से बाहर अवेलेबल होते हैं। दूसरा सेडेंटरी लिविंग रिसोर्सेज जैसे कि शेल फिशेज़ होती हैं, उनसे रिलेटेड जो है एक स्टेट के पास राइट्स अवेलेबल होते हैं। बाकी उसके अलावा जो होती हैं स्टेट अपनी वो आर्टिफिशियल आइलैंड्स वगैरह यहाँ पर इंस्टॉल कर सकती हैं, उनको स्ट्रक्चर कर सकती हैं। और इसके अलावा जो नॉन सेडेंटरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं जिनमें हमारे पास फिन फिशेज़ होती हैं, या फिर जो है कोई दूसरी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं हमारे पास जो कि नॉन सेडेंटरी लेवल की होती हैं, जैसे कि सबमरीन केबल्स को बिछाना, पाइपलाइंस को बिछाना, मैरीन रिसर्च को कंडक्ट करना है, ठीक है, तो इनके ऊपर कोई भी जो है रोकथाम नहीं होती, दूसरी स्टेट आकर भी इस टेरिटरी के अंदर वो कंडक्ट कर सकती हैं बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इन इकोनॉमिक जोन अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से इंटरफेयर नहीं कर रहे, और बियॉन्ड इवन इकोनॉमिक जोन अगर जो है कोई दूसरी स्टेट आती है तो वो इन एक्टिविटीज़ को यहाँ पर कैरी आउट कर सकती है। अगर हम बात करें कि हमारे पास जो है जो हाई सीज़ का एरिया है जो कि हमने डिस्कस किया, ये सरफेस ऑफ वाटर होगी, और बियॉन्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो हमारे पास एरिया होता है इसको हाई सीज़ कहते हैं। इस एरिया के अंदर हमारे पास क्या होता है कि इनको ऐसे समझा जाता है कि दैट इट इज़ द कॉमन हेरिटेज फॉर ऑल मैनकाइंड, के सब इंसानों की एक कॉमन हेरिटेज होती है। इस पे किसी
कोई नेशनल जुरिसडिक्शन नहीं होती, ये बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन होती है। तो इस वजह से यहाँ पर कोई भी स्टेट दूसरी आकर ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकती हैं जो कि जिनका पर्पज़ कोई हार्मफुल नहीं होता, पीसफुल पर्पसेस हों जिनके, जैसे कि ट्रांजिट वगैरह करना और मैरीन साइंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करना, अंडर सी एक्सप्लोरेशन करना। इन हदूद के अंदर हमारी जो रिसोर्सेज की एक्सप्लोरेशन होती है वो एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता है। वो इस तरीके से जो लिविंग रिसोर्सेज होती हैं उनको कोई भी स्टेट आकर जो है एक्सप्लॉइट कर सकती है, यहाँ पर लाइक फिशेस वगैरह को कैच कर सकती है। लेकिन इसके लिए जो है रीजनल कोऑपरेशन को इनकरेज किया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि ताकि जो रिसोर्सेज होते हैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए जो है रिजर्व रखा जा सके और उसको सस्टेन किया जा सके, ताकि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन भी उस रीजन की हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। लेकिन इस एरिया के अंदर हमारी जो नॉन लिविंग रिसोर्सेज होती हैं जैसे कि मिनरल्स हो गए, उनको जो या फिर उनको जो है फिर डिफरेंट तरीके से डील किया जाता है। उनके लिए फिर क्योंकि आपकी जो लिविंग रिसोर्सेज हैं जैसे मछलियाँ वगैरह पकड़ना हो गया, मैरीन साइंस कंडक्ट करना या ट्रांजिट हो गया, ये तो इनमें किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट आपको नहीं चाहिए होती। लेकिन जो आपकी नॉन लिविंग रिसोर्सेज को अगर आप एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जैसे कि मिनरल्स को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, ऑयल एंड गैस को इन एरियाज़ के अंदर, तो उसके लिए जो है एक बड़े किस्म के प्रोजेक्ट आपको लगाने पड़ते हैं और कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी बड़े लेवल पर करनी पड़ती है और उसको एडमिनिस्टर भी जो है आपको बड़े लेवल पे करना पड़ता है। तो इसको जो है बियॉन्ड नेशनल कंट्रोल जो है मेंटेन करने के लिए लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन जो है एक इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का जो है उसने इस्टेब्लिशमेंट की, जिसके हेडक्वार्टर्स हमारे पास जमैका के अंदर अवेलेबल हैं। और इसका काम क्या होता है कि उन्होंने इन जो रिसोर्सेज होती हैं इनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के साथ डील करना होता है। फिर हमने जैसे कि डिस्कस किया था कि इसी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के अंदर एक इंटरप्राइज़ भी जो है उसकी इस्टेब्लिशमेंट की जाती है, जो कि एक कॉरपोरेशन होती है। और ये कॉरपोरेशन ऐसी होती है जो कि काउंसिल और सेक्रेटेरिएट के साथ मिलकर काम कर रही होती है। तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो है इस एरिया के अंदर जितने भी हमारे पास नॉन लिविंग रिसोर्सेज होती हैं उनको उनके साथ जो है डील कर रहा होता है, उनको एडमिनिस्टर कर रहा होता है, उनको जो है मेंटेन कर रहा होता है। तो ये हमारी कुछ टेरिटरीज़ होती हैं जिनमें सबसे पहले हमने देखा टेरिटोरियल सी जो कि 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट होता है, कॉन्टीजियस जोन जो कि कोस्ट से 24 नॉटिकल माइल्स होता है, लेकिन ये बियॉन्ड जो है टेरिटोरियल सी होता है। फिर हमने देखा कि हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो कि बियॉन्ड कॉन्टीजियस जोन होती है और कोस्ट से इसका जो डिस्टेंस होता है वो 200 नॉटिकल माइल्स होता है। फिर हमने देखा कि हमारी एक निचली सतह पर एक कॉन्टीनेंटल शेल्फ चल रही होती है एज अ सी बेड। और हमने फिर देखा कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से आगे हमारा हाई सी स्टार्ट हो जाता है और ये हाई सी फिर जो है जहाँ पर आपकी कॉन्टीनेंटल जो लाइन है, कॉन्टीनेंटल शेल्फ ख़त्म हो रहा था, वहाँ पर ये हाई सीज़ का एरिया जो है ये हमारे पास अवेलेबल होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ये देखा कि इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सी क्या है। हमने फिर जो है 1982 की लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन को ब्रीफली डिस्कस किया एंड इन दी एंड जो है हमने ये देखा कि समंदरी हदूद के ऊपर टेरिटरीज़ का तयन किस तरीके से किया जाता है और उनमें जो है स्टेट्स के पास क्या क्या राइट्स अवेलेबल होते हैं, क्या क्या राइट्स उनके पास अवेलेबल नहीं होते। तो इंशाल्लाह आपसे अब मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लॉ विड्स। अल्लाह हाफिज़।